जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का, जो कि क्लास 10th के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रही है। और अगर आप लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसको देख लीजिए, तत्पश्चात इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित को, जो नीचे लिखा गया है ना, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या, आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो अपने छोटे संख्या से नहीं कटता है, केवल एक से या तो फिर स्वयं से ही कटता है, उसे अभाज्य संख्या हम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी रूप में हमको तोड़ना है, इन लोगों को लिखना है। तो देखिए हम लिखने बता दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ये सब करना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी ना कर पाएंगे जी। बता रहे हैं, देखिए 140 है, ठीक है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे। 140 है यहाँ पे, इसको देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है ना, 13 है, इस रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या ही ना है जी, जो कि केवल अपने से करता है या फिर एक से करता है, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं करता है। ओके, तो पहले 2 से हम बात लेंगे। देखिए 2 से जा रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है ना, 70 बार में, 70 दूना 140, फिर 2 बार में 35 बार में। ओके, फिर देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कटने का हम नियम बता रहे हैं आपको। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 5 और 3 दोनों अंक को जोड़िए आपस में, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखिए 8 3 से कट रहा है कि नहीं, जब 3 से ये नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए कि ये भी नहीं कटेगा। तो देखिए 5 से कट रहा है ना, 5 से कटने का नियम कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है तो इसलिए 5 से कटेगा, 5 7 35, यहाँ 7 एकम 7, इस तरह से ना। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से हमारी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। इसको हम अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो, यानी कि अभाज्य संख्या वही संख्या होते हैं जो स्वयं से करते हैं, स्वयं से ही करता है। 5 को कोई काट नहीं सकता है, तो इस रूप में हम लिख दिए। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, बस ऐसे ही करना है आप लोग को। 156 को भी वैसे ही कर लीजिए, आसान है, 156 को कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। जांच कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम, पहली बात कि महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मस, फाइंड करने के लिए कह रहा है, मस। एलसीएम यानी कि लस, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कह रहा है फाइंड करने के लिए। और फिर इसके बाद कह रहा है कि जांच करना है कि इन दोनों यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा करवाएंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी जो संख्या हम लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए इसको लेकर चल रहे हैं, तो इसका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो इन लोगों का गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है, और जो हमारा संख्या यहाँ पर दिया गया इसका भी गुणा करेंगे, वो कह रहा है कि दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर सोल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, इसके बाद आप लोग को करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। यहाँ पर 26 और 91 दिया गया है, इसको काटिए सबसे पहले। देखिए 2 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटा 1 बार में, ठीक है ना। तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 ऐसे। यहाँ पर 91 है ना, 91 को हम काट सकते हैं 7 से 13 बार में ना, 13 से 91, फिर 13 से 1 बार में, इस तरह से ना। तो 91 को हम लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं हम 13 × 7 यानी 13 × 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो लॉस कैसे निकालते हैं और मस कैसे निकालते हैं इस बारे में ना। तो देखिए हम अगर मस की बात करें, मस, तो इसमें देखेंगे इसमें मिल कौन रहा है, कौन इसमें कॉमन है। तो देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है ना, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो 13 दोनों सेम है, तो एक 13 यहाँ पर हम लिख देंगे, 1 2 13 ऐसे। जो कॉमन है उसी को देखेंगे, यहाँ पर 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हम 13 लिख दिए, हमारी क्या हो गई, मस हो गई। अगर मान लीजिए अगर नहीं मिलता, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगर 5 रहता और दोनों में से कोई कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मसा कितना होता है, तो मसा 1 होता है, क्योंकि 1 अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 का गुणा किया गया है। मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 का गुणा किया जा रहा है, इसलिए इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो क्या होगा, या मसा हमेशा 1 होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर। मसा हम तक ज्ञात कर लिए, यानी कि जो कॉमन रहेगा वही मसा होता है। और लस देखिए कैसे निकालते हैं, जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है, दोनों। यहाँ पर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणे 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो ठीक है 13 लिख लीजिए। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करवा लीजिए, जब गुणा करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, 13 दूना 26 × 7,
7 का 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, 182 और 13 ना, यानी कि लसा कितना हो गया 182 और मसा कितना हो गया, ये 13 हो गया। अब ये कह रहा है कि अब जांच भी करना है कि HCF और LCM यानी दोनों का जो गुणा करवाएंगे, यानी कि इन दोनों का गुणा जो करवाएंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी दो जिसका हम निकाल रहे थे यानी 26 और 91 ना, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो वास्तव में देखिए अगर हम LCM यानी कि आप लोग एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, पस गुणे दूस बराबर लस गुणे मस, इस फार्मूला का आप लोग याद रखिएगा। पस यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, एक सूत्र होता है फार्मूला, यही बता रहा है कि दोनों का जो लस है और मस ना, अगर दोनों का गुणा करते हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के हमेशा बराबर ही आता है। और आप लोग को विश्वास नहीं हुआ तो करके देख लीजिए, लस और मस है ना, तो लस हमारे कितना है 182 है, गुणे मस कितना दिया गया है 13 है, यहाँ पर 13 लिख लीजिए, बराबर पस गुणे दूसरा यानी पस यानी पहली संख्या हमारी क्या है 26 है, गुणे दूसरी संख्या हमारी कितना है 91। अब आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, जब गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर सेम आएंगे, क्या आएंगे सेम ना, यहाँ पे कोई डिफरेंट रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कि अतः HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 1 हमने बताया है, इसके बाद में सेकंड और थर्ड आप लोग करना है, इतना तो कर सकते हैं ना भाई, कीजिएगा, मेहनत करेंगे तभी। देखिए गुरु का काम होता है आप लोग को ट्रिक सिखाना, आप लोग को रास्ता दिखाना कि किस तरह से आप लोग को रास्ते पर चलना है, आप लोग का जो डाउट है ना उसको क्लियर करना हमारा बस काम था। इसके बाद आप लोग को चलने की तरीका बता रहे थे आपको, बस इसके बाद में करना आप ही को पड़ेगा, एग्जाम आप ही को देना है। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF फाइंड कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बताइएगा, कमेंट में ना क्या दिक्कत हो रही है। अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड फिर अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा है। अभाज्य मतलब कि वो संख्या जो कि स्वयं से करता है और किसी से नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें LCM और HCF फाइंड करना है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी क्या आप लोग करना है। 12 15 21 है ना, तो 12 15 21 तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। 15 को काट लीजिए, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। इसको देखिए 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, ऐसे कटा ना। अब देखिएगा हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब 21 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 7। हमें लसा और मसा फाइंड करना है, लसा यानी कि LCM फाइंड करना है, मसा यानी कि हमें HCF फाइंड करना है। ओके, तो LCM है, LCM का मतलब कि लस लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पर देखिए लसा क्या होगी, जो मिलेगा उसको भी और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है लसा वाला में। तो लसा में देखिए अधिकतम देखना है कि कितना 2 कितना बार आया है, तो 2 देखिए यहाँ पर 2 बार आया है ना, इसमें देखिए आगे नहीं है तो 2 बार हमको लिख देंगे, 2 गुणे 2 लसा वाला में लिखना है। देखिए फिर देखिए 3, देखिए 2 के बाद 3, इसमें 3 एक ठो है, इसमें एक ठो, इसमें एक है, तो एक ठो यहाँ पर 3 लिख दो। इसके बाद देखो 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 लिखिए। 7 भी लिखिए, जो है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है लसा में। अब इससे गुणा करवा लीजिए, जो आएगा वो हमारा लसा हो गया। और मस देखिए, मस क्या करना है HCF, जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है, देखिए केवल 3 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मसा कितना हो गया 3, से गुणा करवा लीजिएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, 3 12, 12 पर 60, 4 से 42 यानी कि 420। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCF दिया गया है 306 और 557 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मसा दिया गया है 9, और हमें LCM फाइंड करना है इन दोनों संख्या का। दोनों संख्या सेम ही है, HCF दिया गया है, हमको LCM फाइंड करना है। तो आप लोग को एक फार्मूला भी बताए थे, क्या बताए थे कि पस गुणे दूस इक्वल टू लस गुणे मस, ये चीज़ हमने बताया था आपको। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या यानी कि 306 दिया गया है, गुणे दूसरी संख्या कितना है 657 दिया गया है, इज इक्वल्स टू लसा गुणे मस। तो लसा हमको फाइंड करना है, LCM हमको फाइंड करना है, गुणे मसा कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 9 लिख दिए। अब देखिए हमको लसा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देखिए 9 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आया, जब यहाँ पर लसा इक्वल टू क्या होगा, लसा इक्वल टू यानी कि 306 गुणे 657 बटे में कितना हो गया 9। अब क्या करना है, इन दोनों गुणा करवा करके 900 भाग देना है ना,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा करके इनसे भाग दे दीजिएगा, जो आएगा हमारी लसा आ जाएगी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी होगी आंसर। यहाँ पे आप लोग इसको गुणा करवाइएगा, गुणा करवाने के बाद 9 से आप लोग भाग दे दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगी हमारी लसा निकल के, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं ना किसे कहते हैं जी। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होते हैं जो एक से प्रारंभ होते हैं। जब मनुष्य प्रकृति में पैदा हुआ ना, तो वस्तु को गिनना जब प्रारंभ किया तो एक से ही किया कि एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। गिनती कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती है ना। वही चीज़ तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो हमेशा एक से प्रारंभ होते हैं। तो वही कह रहा है कि जांच आपको करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के स्थान पर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। n के लिए 6 के पावर n जो अंक दिया गया है 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त होने के लिए कह रहा है, तो क्या वास्तव में 0 पर समाप्त होता है? 0 से पर समाप्त होने का मतलब है कि अगर हम 6 के स्थान पर अगर n के स्थान पर अगर मान लीजिए a रखते हैं, तो क्या लास्ट में जो यहाँ पर आएगा अंक, इसके अंत में 0 रहेगी कि नहीं रहेगी, बस यही आपको जांच करनी है। मान लीजिए n के स्थान पर हम पहले 1 रखते हैं, 6 1 जा 6 के पावर 1 है, तो इसका मतलब कि 1 ही आएगा, ठीक है ना, यानी 6 ही आएगा। तो अंत में तो 0 नहीं आया इसका। अगर 6 के पावर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखेंगे, तो इसका मतलब कि 6 का 2 बार गुणा, यानी कि 4 के 36 ना। तो देखिए अंत में 0 आएगा? नहीं आया। अगर मान लीजिए 6 के पावर हम 3 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 × 6 × 6 यानी कि 6 के 36 और 36 का 216 आ रहेगा 0? कभी नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। बस आपको यही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि आपको व्याख्या करना है, आपको बताना है इसके बारे में, थोड़ा बोल कर या लिख कर बताना है। दरअसल एग्जाम में तो आपको लिख के बताना होगा ना, बोल के तो बता नहीं सकते हैं। इसलिए व्याख्या करना है आपको कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13 व इतना दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ना। तो देखिए हमें क्या करते हैं, इसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी हम जब सोल्व करेंगे तो क्या होगी, सबसे पहले इसको देखिए 7 × 11 × 13 प्लस में 13 दिया गया है ना। इसमें से क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है? 13 है, 13 कॉमन लीजिए। तो 7 × 11 अभी प्लस है, यहाँ पर 1 बचा ना, क्योंकि हम 13 कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 13 × 11 सते 77 हो गया, और प्लस में 1। अब देखिए 13 × यहाँ पर क्या हो गया 78, 77 और 1 कितना हो गया 78। अब जरा देखिए 13 का इसमें गुणा होगा ना। यहाँ पर भाज्य संख्या है, क्या है ये? भाज्य संख्या है। वे संख्या होते हैं भाज्य संख्या जो अपने से छोटे संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 78 यहाँ पर यानी कि अपने छोटे संख्या से कट जा रहा है। देखिए 2 से कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं ना। जब अपने छोटे संख्या से कट जाएगा तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो कह रहा है कि भाज्य संख्या है, तो क्यों है? क्योंकि देखिए इसलिए है क्योंकि ये संख्या जो है ना अपने छोटे संख्या से कट जा रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसके बारे में देखिए इतनी बात आप लोग समझ में आगे होगी, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग को इसको भी करना है। इसको यहाँ पे लिखिएगा, लिखने के बाद इसमें से देखिए कॉमन क्या है। देखिए 5 और 5 है ना, प्लस है, प्लस में 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 कॉमन लीजिएगा। कॉमन करने के बाद में इसका गुणा करवाइएगा, अंत में जो बचेगा उसे गुणा करवा लीजिए। जैसे इसमें किए थे गुणा करवा लिए थे, प्लस में जो 1 यहाँ पर बचेगा इसको ऐड करेंगे तो आपको फिर भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी, भाज्य संख्या ना। तो वे संख्या होती है भाज्य संख्या जो अपने छोटे संख्या से कट जाता है। जब यही कंडीशन फिर आती है तो आप लोग कहिएगा कि हाँ ये भी हमारा भाज्य संख्या है जो कि अपनी छोटी संख्या से कट जा रही है, इसलिए हमारी भाज्य संख्या रहेगी। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, कर लीजिएगा ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इसको नोट कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली नंबर 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या है? पथ है, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लेती है? 18 मिनट लेती है, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। रवि और सोनिया दोनों दौड़ रही हैं ना, उसका चक्कर लगा रही हैं, तो सोनिया 18 मिनट समय लेती है और रवि 12 मिनट टाइम लेता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो दोनों कितने समय के बाद उसी स्थान पर एक साथ पहुंचेंगे? यही कह रहा है ना। ये देखिए खेल का मैदान है, मान लीजिए सोनिया और रवि दोनों इसी स्थान पर है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सोनिया कितना ले रही है? 18 मिनट ले रही है, ठीक है ना। और जो रवि है, रवि 12 मिनट ले रहा है। दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय के बाद फिर इसी स्थान पर ये लोग पहुंचेंगे? बस यही आपको कहना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे सोनिया बैठी है, क्या कौन बैठी है? यहाँ पे सोनिया बैठी है, नहीं बैठी नहीं, दौड़ रही है। और यहाँ पे रवि दौड़ रहा है। ओके, सोनिया 18 मिनट लेती है जबकि रवि 12 मिनट ही लेता है। जब सोनिया 18 दूना 36 मिनट लेगी तो ये रवि भी 12 दूना 24 मिनट लेगा। अगर सोनिया 18 की 54 मिनट लेती है तो ये रवि 12 की 36 मिनट लेगा, ठीक है ना। तब देखिए 36 इसमें दोनों में मिल रहा है ना, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों फिर से एक ही स्थान पर आकर के पहुंच जाएंगे। कितना मिनट बाद? 36 मिनट के बाद, 36 मिनट। दरअसल इसमें क्या किया गया है, इसमें जब एलसीएम निकालेंगे दोनों को 18 और 12 का, तब 36 ही आएगा। ये हमारा 18 है, ये हमारा 12 है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम निकालने आपको आता ही है। अगर दोनों को एक साथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 18 और 12 लिख लीजिए। इसके बाद में 2 से काटिए, 9 बार में कटा, 6 बार में कटा। 2 से काटिए, 9 नहीं कटा, ये 2 3 6 3 बार में कटा। इसके बाद में 3 से काटिए, 3 बार में ये कटा, 1 बार में ये कटा। 3 से काटिए, 1 बार में ये, 1 बार में ये, ठीक है ना। तो इन दोनों का लसा क्या होगा? लसा हो गया 2 × 2 × 3 × 3। 3 3 9 दूना 18 दूना 36, कितना हो गया? 36 मिनट। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको भी आप लोग देखना भूलिएगा मत। ओके, और अगर कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।